अभी मैं सुन रहा था मास्टर सदानंद जी को, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय को लेकर अपनी बात कही। आज से 3 दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या की जयंती के उसमें पुण्यतिथि पर हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिर किस मानसिकता का वो व्यक्ति था जिसने उनकी हत्या की थी, जिसने पूरा जीवन बिता दिया प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए। उस व्यक्ति की हत्या करने वाले विचारधारा के बारे में उन्होंने बात जो कही है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन प्रश्न इस बात का है, We'll see, we'll examine. अब माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज एक माननीय दिग्विजय सिंह जी, लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज लीडर ऑफ द हाउस। उपसभापति जी, अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, शुरू में ही उन्होंने जिस तरीके से बात को शुरू किया और उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप लगाया है, कोर्ट्स ने बार बार इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस तरह के वक्तव्य और देश को गुमराह करना आप जैसे सीनियर लीडर के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे विषय एक्सपंज किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय दिग्विजय सिंह को बुलाऊं उसके पहले आग्रह सभी सदस्यों से, माननीय चेयरमैन ने इस पर बहस शुरू करने के आरंभ में ही 2 रूल का हवाला दिया। रूल 238, जो आप बात कहेंगे उससे रेलिवेंट होगा, जो नहीं होगा वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। दूसरा कहा रूल 235, यानी हम कैसे हाउस में एक डेकोरम का पालन करें। और लास्टली मैं श्री वीवी गिरी का 67 में रूलिंग, जो ऑनरेबल हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे, I quote, members who are not in a position to substantiate charges to be made should not make such statements. Allegations and counter allegations of this nature by the members detract from the dignity of the parliament. सबके लिए मैंने ये आग्रह किया रूलिंग है। माननीय दिग्विजय सिंह, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, चलिए मैं आरएसएस का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उस विचारधारा के बारे में जरूर कहूंगा जिस विचारधारा ने आज पूरे देश में नफरत फैला रखी है, जिस विचारधारा ने भाई भाई को लाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदानंद मार्ट साहब ने इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी को भी कोट किया कि गरीब की सेवा करना ही असली धर्म है। बात वही है माननीय सभापति महोदय। मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता है कि आखिर ये 12 साल होने के बाद जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मोदी जी कार्यकाल में रहा है, इन्होंने 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास, फिर उसे बढ़ा दिया सबका विश्वास 2019 में, और अब कहा जा रहा सबका प्रयास। मैं माननीय सदानंद जी से मास्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ये सब में क्या अल्पसंख्यक शामिल हैं? क्या मुस्लिम शामिल हैं? क्या दलित शामिल हैं? क्या ईसाई शामिल हैं? क्या आदिवासी शामिल हैं? ये आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य, आपकी योजनाएं और आपकी नीतियां ये इस बात से सहमत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सबका विकास होगा। मैं माननीय उपसभापति महोदय कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि न सबका साथ है न सबका विकास है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी को सबका साथ मिला है क्या? क्या सबका विकास उन्होंने किया है क्या? आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या है माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सौहार्द और समरसता बिगड़ रही है।
और साथ में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये दोनों जो हैं सबका साथ और सबका विकास के खिलाफ इंगित करती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय को आप न्याय दिलवा पा रहे हैं? बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है क्या? लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर व न्याय मिल रहा है क्या? धर्म को देखकर लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। भाई दोषी को दंड मिले, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने क्या आरोप क्या दंड देने लायक क्या काम किया है? उमर खालिद और शर्जील इमाम 4 वर्षों से जेल में बंद है, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। हेट स्पीच के बारे में कहा था, हेट एंड हॉस्टिलिटी। हेट स्पीच आप इसके खिलाफ है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ तो यह है, साथ में सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है? उनकी क्या मांग थी? उनकी केवल एक मांग थी कि वे मोदी जी ने जो चुनाव में 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया था वो निभाएं। पदयात्रा की, प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे, बिना किसी कारण के 100 दिन से वो गिरफ्तार है। क्या सबके साथ उन्होंने, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या इस प्रकरण में क्या न्याय किया है? अब आप सबका विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ आर्थिक असमानता तो बढ़ी रही है और उसके अंदर आप देखेंगे कि आज की असमानता ब्रिटिश शासन के समय से भी बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड इक्विलिटी लैब के अनुसार भारत में 10 व्यक्ति लगभग 58% राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% व्यक्तियों को केवल 15% मिल पाता है। शेष 10% के पास शीर्ष मतलब जो सबसे ऊंचे दर्जे के 10% के पास 65% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6.4% संपत्ति है। आर्थिक मामलों में जो शासन के आंकड़े दिए गए वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पिछले कुछ वर्षों से आयकर जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं उससे ज्यादा आम आदमी टैक्स भर रहा है। कारण यह है कि पूरे तरीके से आज ये सरकार गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ऐसे कई आंकड़े मेरे पास हैं जितना मेरे पास समय नहीं है, इसलिए सब नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान हैं। अगर आप देखेंगे जहां आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आज उनका जो 30 लाख शासकीय नौकरियां खाली हैं, उसमें से बैकलॉग उनका बनता कम से कम 23%। क्या उनका बैकलॉग भरा गया? उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसमें पूरी तरीके से शासन को पुनर्विचार करके उनके पद भरना चाहिए। साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि जहां संवैधानिक अधिकारों को कम किया जा रहा है,
कर्तव्यों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्तव्यों के प्रति हम सजग हैं, लेकिन इतना मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो राइट बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट्स जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी तरह से हल्का नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक हमारा स्टेट और इकोनॉमी है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, डिमोनेटाइजेशन में काला धन वापस नियंत्रण में हो जाएगा, नकली नोटों पर प्रचलन बंद होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जबकि उल्टा हुआ है, पूरे तरीके से कैश ट्रांजैक्शन अधिक बढ़ा है। पूरी तरीके से आज अगर हम देखेंगे, आज जो सरकार अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा करती है, तो रोजगार कहां है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरों की संख्या 2011-12 में 12.6% थी, जो अब घटकर 11.4% हो गई है। सर्विस सेक्टर में भी रोजगार 31% से घटकर 29% हो गया। अधिकांश रोजगार जो है आउटसोर्सिंग से दिया जा रहा है, जिसमें नौकरी की गारंटी नहीं है, आरक्षण भी नहीं है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप PMIS में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये 2066 लोगों को इंटर्नशिप दी गई थी, जिसमें से 95 लोगों को केवल जॉब ऑफर हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ मैं बताना चाहता हूं कि 99% लोगों का एक सेम उनके पास उनका फोन नंबर था। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इसमें भारी CAG ने इसमें भ्रष्टाचार पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, उन हालात में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लोग कहां पहुंच गए। आज लोकसभा के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई है, किस प्रकार से चाइना के ने हमारे लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर इंडियन टेरिटरी पर कब्जा किया हुआ है। और हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये SP लद्दाख ने इस बात को रिकॉर्ड पे नोटिंग में कहा है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स 65 में से आज ईस्टर्न लद्दाख पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अगर इस बात का उल्लेख माननीय राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने वहां किया है, तो इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें देना आवश्यक है। जनरल मेजर मनोज मुकुंद नरवाने ने जो कुछ भी इस बात को कहा है, उसके बारे में उनको उत्तर यहाँ पे देना चाहिए। मैं ये भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्लीज विल सीट प्लीज। सर, मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे आज देश में हमारे इस देश के लोकतंत्र पर आज खतरा है, और उसका कारण यह है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद कायम किया गया था, वो धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें धार्मिक उन्माद फैलाकर एक तरफ हिंदुओं को, दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़का रही हैं। और ये अपने आप में जो एक सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में बना हुआ था, उसमें काफी हम लोगों को आज संकट नजर आ रहा है। मैं इस बात को ये भी कहना चाहता हूं, एक तरफ सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेदभाव और आर्थिक असमानता, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर कि विशेष तौर पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक हद से ज्यादा निकल गया तो हमारे लिए एक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। मैं आज इस अवसर पर यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ कॉरपोरेट्स के साथ एक टैक्स एग्जेम्पशंस हो रहे हैं, उसी तरह से गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ आज हालत यह है कि आज उनके ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूरों की मजदूरी पिछले 10 साल में बढ़ नहीं पाई है। नरेगा के अंदर एक रास्ता था जिसके माध्यम से उन्हें मजदूरी मिल जाती थी, उसे भी जो कानून में परिवर्तन कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। आज हालात ये हैं
कि इस आप देखेंगे कि पूरे तरीके से आज देश में एक अव्यवस्था की स्थिति चली हुई है। कृषि के सेक्टर में भी अब आप देखेंगे कि वादा किया था दुगनी आय हो जाएगी, नहीं हुई। किसानों का उपज का भाव नहीं बढ़ा। जैविक खेती पर महत्व देने की कोई का उल्लेख नहीं किया। जैविक खेती के अंदर एपेडा में भारी भ्रष्टाचार है, उसके बारे में स्वयं माननीय मंत्री ने इसको जी ने स्वीकार किया है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों के साथ वादा किया गया था एमएसपी की गारंटी का, वो प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया। कौन सा वादा है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने वादे किए थे, कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है, उसका उल्लेख माननीय सदन के नेताजी को और प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का अंदर भी लगभग 1 लाख शासकीय स्कूल बंद किए जा चुके हैं और इसी के साथ साथ लगभग 1 लाख से अधिक जो स्कूल बंद किए गए हैं, वहां देखेंगे आप कि अधिकांश शिक्षकों के पद खाली हैं, ना उनकी ट्रेनिंग दे पा रही है, ना उसको हम आगे ले पा जा पा रहे हैं। मैं अंत में इस बात को कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो पूरे तरीके से आज संकट हमारे सामने है, एक संवैधानिक संकट में इसे नजर से देखता हूं, क्योंकि एक तरफ सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रहा है और उसी प्रकार आर्थिक असमानता भी इस हद तक बढ़ती जा रही है, जिस पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा और इस असमानता को दूर करने के लिए जितना हम लोग कर सकें उतना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।